कभी सोचा है कि आजकल की वेबसाइट्स और ऐप्स, चाहे वो सोशल मीडिया फीड हो या कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट, इतनी तेज और स्मूथ क्यों लगती हैं? ऐसा लगता है जैसे पेज कभी रीलोड ही नहीं होता, सब कुछ तुरंत सामने आ जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले के इंटरनेट की तुलना में आज का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और आज हम उसी टेक्नोलॉजी के दिल में उतरने वाले हैं जिसने इस क्रांति को मुमकिन बनाया है। जी। हमें जो सामग्री मिली है वो React.js पर केंद्रित है। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर इसने वेब डेवलपमेंट की दुनिया को कैसे बदल दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये React.js आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो रिएक्ट एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। जिसे फेसबुक ने अब मेटा ने बनाया है। जी बिल्कुल। और इसका सिर्फ एक मुख्य काम है, यूजर इंटरफेस बनाना। यूजर इंटरफेस यानी UI। हाँ, मतलब किसी भी ऐप का वो हिस्सा जो हमें स्क्रीन पे दिखता है और जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, बटन, मेन्यू, फॉर्म्स, वो सब कुछ। अच्छा, तो ये सिर्फ ऐप के लुक एंड फील पर ध्यान देता है, उसके पीछे के सर्वर या डेटाबेस पर नहीं। एग्जैक्टली। इसका पूरा फोकस एप्लीकेशन के व्यू लेयर पे होता है और ये खास तौर पे सिंगल पेज एप्लीकेशंस यानी SPAs के लिए बहुत अच्छा है। SPAs मतलब वो वेबसाइट्स जहां कंटेंट बदलने के लिए पूरा पेज रीलोड नहीं होता, जैसे जीमेल। बिल्कुल। सोचिए जीमेल, जहां आप ईमेल पढ़ते हैं, डिलीट करते हैं और पूरा पेज टस से मस नहीं होता, या नेटफ्लिक्स। यही रिएक्ट का कमाल है। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन ऐसी तो और भी टेक्नोलॉजीज हैं। रिएक्ट में ऐसा क्या खास है जो वो इतना लोकप्रिय हो गया? इसका सीक्रेट सॉस क्या है? इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है इसका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ओके, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। हाँ, पर इसका आइडिया बहुत सरल है। इसे आसान बनाते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? सोचिए, आप लेगो ब्लॉक्स से एक घर बना रहे हैं। ठीक है। आप छोटे छोटे पहले से बने हुए ब्लॉक्स जैसे दरवाजे, खिड़कियां और दीवारें जोड़कर पूरा घर तैयार करते हैं। रिएक्ट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये पूरी एप्लीकेशन को छोटे छोटे, आजाद और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ देता है। और इन हिस्सों को कंपोनेंट्स कहते हैं। जी, तो हर बटन, हर मेन्यू एक लेगो ब्लॉक की तरह है। अच्छा। एक सर्च बार कंपोनेंट हो सकता है, एक यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट हो सकता है, एक लाइक बटन कंपोनेंट हो सकता है। और हर कंपोनेंट अपना काम खुद करता है। हाँ, हर कंपोनेंट अपना लॉजिक और अपनी दिखावट खुद संभालता है। और अब असली जादू शुरू होता है। आप उस लाइक बटन कंपोनेंट को अपनी एप्लीकेशन में 100 अलग-अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोड सिर्फ एक बार लिखना है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोड को साफ सुथरा रखने का तरीका नहीं है। मुझे लगता है इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा होगा, खासकर बड़ी टीमों के लिए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो आहा मोमेंट है। बताइए। रिएक्ट सिर्फ एक तकनीकी टूल नहीं है, ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्केलिंग टूल भी है। सोचिए इंस्टाग्राम या एयरबीएनबी जैसी बड़ी कंपनियां जहां हजारों डेवलपर्स एक ही एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। हाँ, वहां तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। बिल्कुल। कंपोनेंट मॉडल की वजह से न्यूयॉर्क में बैठी एक टीम स्टोरीज कंपोनेंट पर काम कर सकती है और कैलिफोर्निया में बैठी दूसरी टीम रील्स कंपोनेंट पर, और दोनों एक दूसरे का काम कभी नहीं बिगाड़ेंगे। वाह, तो ये आर्किटेक्चर बड़ी कंपनियों को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। पर एक यूजर के तौर पर क्या हमें इसका कोई फायदा महसूस होता है? क्या इससे वेबसाइट असल में तेज चलती है? बहुत अच्छा सवाल। और इसका जवाब हमें रिएक्ट के दूसरे बड़े आइडिया पर ले जाता है, वर्चुअल डॉम। ओके, ये सुनने में और भी ज्यादा तकनीकी लग रहा है। डॉम क्या है और ये वर्चुअल क्यों है? चलिए इसे भी आसान बनाते हैं। डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किसी भी वेब पेज का एक स्ट्रक्चरल नक्शा होता है। एक पेड़ की तरह? हाँ, एक पेड़ की तरह। जब भी पेज पर कुछ भी बदलता है, जैसे आप एक लाइक बटन दबाते हैं और काउंटर 100 से 101 हो जाता है, तो ब्राउजर को इस असली नक्शे में जाकर बदलाव करना पड़ता है। और ये प्रोसेस धीमा हो सकता है, खासकर जब पेज बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो। सही बात है। अब रिएक्ट यहाँ एक बहुत ही चालाकी भरा काम करता है। कैसे? इसे ऐसे समझिए कि आप एक कमरा दोबारा सजा रहे हैं। धीमा तरीका ये है कि आप कमरे का सारा सामान बाहर निकालें और फिर सारा सामान वापस अंदर रखें, भले ही आपको सिर्फ एक कुर्सी बदलनी हो। हाँ, ये तो बहुत बेवकूफी होगी। बिल्कुल। अब रिएक्ट का तरीका सुनिए। रिएक्ट असली डॉम की एक कॉपी, एक हल्की कॉपी अपनी मेमोरी में रखता है। इसे कहते हैं वर्चुअल डॉम। ठीक है। जब कोई बदलाव होता है तो रिएक्ट पहले इस वर्चुअल डॉम को अपडेट करता है,
फिर वो पुराने वर्चुअल डॉम और नए वाले की तुलना करता है अच्छा और वो पता लगाता है कि ठीक-ठीक क्या बदला है। अच्छा, तो वो सिर्फ बदलावों को पकड़ता है। जी, और फिर वो सिर्फ उन्हीं बदलावों को असली डॉम पर लागू करता है। वो पूरे कमरे को नहीं छेड़ता, सिर्फ उसे कुर्सी को बदलता है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। तो रिएक्ट के पास वेब पेज का एक तरह का स्टंट डबल है, जिस पर वो सारे बदलाव पहले करके देख लेता है और फिर सिर्फ जरूरी बदलाव ही असली पेज पर करता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सब कुछ इतना मक्खन जैसा और तेज महसूस होता है। एकदम सही। ये परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क लाता है। पुराने तरीकों में एक छोटे से टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए भी पेज का एक बड़ा हिस्सा दोबारा बनाना पड़ सकता था। वर्चुअल डॉम की वजह से ही रिएक्ट एप्स इतने रिस्पॉन्सिव लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं और वर्चुअल डॉम है जो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी सिर्फ अपने फीचर्स से कामयाब नहीं होती। हमारी रिसर्च में एक मजबूत कम्युनिटी और इकोसिस्टम की भी बहुत बात हुई है। ये कितना जरूरी है? ये शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है। एक टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं हैं, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सही बात है। रिएक्ट के पास दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय डेवलपर समुदायों में से एक है। इसका फायदा ये है कि आपको हर समस्या का समाधान ऑनलाइन मिल जाता है, टेक्नोलॉजी लगातार अपडेट होती रहती है और सीखने के लिए बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल भी मौजूद हैं। जी, और हजारों थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और टूल्स भी हैं, राउटिंग, स्टेट मैनेजमेंट, टेस्टिंग, हर काम के लिए। लेकिन क्या इस विशाल और तेजी से बदलते इकोसिस्टम का कोई नुकसान भी है? मैंने सुना है डेवलपर्स को जावास्क्रिप्ट फटीग होता है, मतलब हर कुछ महीनों में नई चीजें सीखने का दबाव। ये एक बहुत ही जायज आलोचना है। हाँ, नई लाइब्रेरी और टूल्स बहुत तेजी से आते हैं, जो कभी-कभी थकाऊ हो सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि रिएक्ट के जो मूल सिद्धांत है, कंपोनेंट्स, स्टेट, प्रॉप्स, वो पिछले कई सालों से काफी स्थिर रहे हैं। अगर आपकी नींव मजबूत है, तो नए टूल्स को अपनाना आसान हो जाता है। और सच तो ये है कि आपको हर नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इकोसिस्टम आपको विकल्प देता है, मजबूर नहीं करता। बिल्कुल। ये एक संतुलित नजरिया है। अब तक हमने वेब की बात की है, लेकिन हमारी सामग्री में मोबाइल ऐप्स का भी जिक्र था। ये कैसे मुमकिन है? और यहीं पर रिएक्ट का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। रिएक्ट नेटिव नाम की एक टेक्नोलॉजी के जरिए। रिएक्ट नेटिव? हाँ, उसके जरिए आप उन्हीं रिएक्ट के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके असली नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए? जी, दोनों के लिए। एक मिनट रुकिए, मतलब जो स्किल्स एक वेब डेवलपर वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हीं से वो एक आईफोन या एंड्रॉयड ऐप बना सकता है? हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या वो ऐप एक असली ऐप जैसा महसूस होता है या फिर वो एक वेबसाइट जैसा ही धीमा और अजीब लगता है? नहीं, वो बिल्कुल एक असली नेटिव ऐप जैसा महसूस होता है। रिएक्ट नेटिव का सिद्धांत है, एक बार सीखो, कहीं भी लिखो। ये आपके जावास्क्रिप्ट कोड को सीधे नेटिव यूआई कंपोनेंट्स में बदल देता है। मतलब वो बटन और लिस्ट जिन्हें एप्पल और गूगल ने खुद बनाया है? हाँ, बिल्कुल। ये एक वेबसाइट को ऐप के अंदर नहीं चलाता, बल्कि एक ब्रिज के जरिए आपके कोड और नेटिव प्लेटफॉर्म के बीच बात कराता है। तो उसके फायदे तो बहुत हैं, पर कुछ नुकसान भी होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो जाहिर है एक ही कोड बेस से दो प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप बनाना। इससे समय और पैसा दोनों की भारी बचत होती है। नुकसान ये है कि अगर आप कोई बहुत ही हाई परफॉर्मेंस 3D गेम बना रहे हैं, तो शायद आपको सीधे नेटिव कोड में ही काम करना पड़े। लेकिन ज्यादातर ऐप्स के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। एक शानदार विकल्प है। ये सब सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली लगता है। ऐसा लगता है कि रिएक्ट ने हर समस्या का हल निकाल लिया है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। इसकी कुछ कमियां या सीमाएं भी तो होंगी। बिल्कुल है। कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। पहली बात, रिएक्ट सीखने का रास्ता खासकर नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको आधुनिक जावास्क्रिप्ट की अच्छी समझ होनी चाहिए। और दूसरी बात वो इकोसिस्टम वाली। हाँ, जैसा हमने चर्चा की, इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा और तेजी से बदलता है, जो भारी पड़ सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात थी शायद। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, रिएक्ट सिर्फ यूआई की लाइब्रेरी है, ये पूरा फ्रेमवर्क नहीं है। अच्छा। ये आपको सिर्फ ये बताता है कि स्क्रीन पर चीजें कैसे दिखेंगी। ये आपको ये नहीं बताता कि डेटा कहाँ से आएगा या एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे जाना है। तो इन सब कामों के लिए आपको दूसरी लाइब्रेरीज और टूल्स की जरूरत पड़ती है। जी। ये एक शक्तिशाली इंजन है, पूरी गाड़ी नहीं। तो निचोड़ क्या निकला? अगर हमें किसी को एक लाइन में समझाना हो, तो रिएक्ट का असली जादू क्या है?
अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो रिएक्ट का असली जादू ये है कि इसने यूआई बनाने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। इसने हमें सिखाया कि यूजर इंटरफेस को छोटे, स्वतंत्र और मैनेज करने लायक टुकड़ों में कैसे सोचा जाए। मतलब कंपोनेंट्स में? हाँ, कंपोनेंट्स में। इसकी डायनामिक, स्केलेबल और मेंटेन करने में आसान यूआई बनाने की शक्ति ही इसे एक छोटे स्टार्टअप से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों तक के लिए पहली पसंद बनाती है। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि रिएक्ट की सफलता सिर्फ इसकी चालाक तकनीकी खूबियों में नहीं है, बल्कि इसकी सफलता इसके आर्किटेक्चरल नजरिए में है, जो आधुनिक वेब की जरूरतों को बहुत अच्छी तरह से पूरा करता है। बिल्कुल। इसने डेवलपर्स को सोचने का एक नया तरीका दिया है और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। बताइए। हमने अभी रिएक्ट नेटिव की बात की, जिससे वेब और मोबाइल दोनों के लिए एप्लीकेशन बन सकते हैं। ये भविष्य के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब एक ही जैसी तकनीक वेब और मोबाइल दोनों दुनिया पर राज कर सकती है, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का भविष्य कैसा दिखेगा? अच्छा सवाल है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां वेब डेवलपर और मोबाइल डेवलपर के बीच की पारंपरिक दीवार धीरे धीरे पूरी तरह से ढह जाएगी? और क्या भविष्य के डेवलपर्स को सिर्फ एक ही स्किल सेट की जरूरत होगी जिससे वो किसी भी स्क्रीन के लिए कुछ भी बना सकेंगे? ये सोचने वाली बात है।